बिहार चुनाव की तारीख पर चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें। 22 नवंबर से पहले 243 सीटों पर हो सकते हैं चुनाव। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ST 2, ST 38। नेक्स्ट, बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने SIR पर विपक्ष की बोलती की बंद। आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है मालेगांव, जहां सिर्फ एक मतदाता बहन के लिए पूरा चुनाव आयोग 2 दिन तक ट्रैकिंग करके जाता है और उनका वोट लेके आता है। वही चुनाव आयोग जो गिर फॉरेस्ट के पीछे एक महंत हैं, उनके लिए 1.5 दिन की ट्रैकिंग करने जाता है, पूरा वोट बूथ बनाता है और वोट लेके आता है। उस कर्मठता से, और आज से नहीं, 75 सालों से, उस विरासत से, कर्मठता से कार्य करने वाले चुनाव आयोग के ऊपर अगर निराधार आरोप आप मतदाता सूची और मतदान को मिला के और जनता के सामने अगर ये कहें कि चोरी हो रही है, तो ये गलत बात है। चुनाव आयुक्त बोले, जनता सब समझती है, सबूत मांगा था आरोप लगाने वालों से, लेकिन नहीं मिला। जनता सब समझती है। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। बिहार चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बिहार दौरे का दूसरा दिन है, जहां वह चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग की तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने बिहार के मतदाताओं का मैथिली भाषा में अभिवादन किया। उन्होंने वोटरों का आह्वान करते हुए कहा कि जैसे हम त्योहारों को मनाते हैं, उसी तरह लोकतंत्र के पर्व को उत्सव के साथ मनाएं। उन्होंने लोगों से वोट करने के लिए भी कहा। CEC ने कहा कि बिहार में 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर ने ऐसा काम किया जो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। विश्व को वैशाली नहीं, गणतंत्र का रास्ता दिखाया था, वैसे ही बूथ लेवल ऑफिसर लोकतंत्र का रास्ता दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में 243 विधानसभा सीट हैं। विधानसभा की काल अवधि 22 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। इससे पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव आयोग ने अधिकारी सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुके हैं। इसके अलावा सभी जिम्मेदार अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई है। जहां तक चुनाव आयोग एक फेज में कराने की बात है, चुनाव आयोग जल्द निर्णय लेगा। जरा सुनिए क्या कुछ उनका कहना है। भारत के सभी मतदाता के अभिनंदन करता नहीं। आ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बानी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करैत छी। आपके माध्यम से मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें। अपना भागीदारी पक्का करी, जिम्मेदारी निभाएं, आप वोट जरूर करें। धन्यवाद।
आने के बाद सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बिहार के सभी डीएम, एसपी, एसएसपीज, आईजी, डीआईजीज, कमिश्नर्स के साथ साथ सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के हेड और नोडल ऑफिसर्स के साथ भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर और सीएपीएफ के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद बिहार के मुख्य सचिव, बाकी सचिव के साथ भी बैठक हुई, डीजीपी से के साथ बैठक हुई और अब हम आखिरी चरण में हैं। जो सब कुछ हुआ उसका ब्यौरा आपको देकर फिर हम लोग वापस दिल्ली प्रस्थान करेंगे। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार से ही नवाचार की शुरुआत पहली बार जो है बूथ लेवल एजेंट्स की ट्रेनिंग से हुई है। दिल्ली में 700 बीएलए का प्रशिक्षण समाप्त हुआ है। एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। वोटिंग के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए भी फोटो आईडी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। पोलिंग बूथ के कमरे के बाहर मोबाइल जमा कर वोट डालने की सुविधा होगी। सभी 90,000 पोलिंग बूथ पर यह सुविधा होगी। मतदाताओं को दी जाने वाली वोटर स्लिप बूथ की संख्या बड़े अक्षरों में होगी, जिससे बूथ ढूंढना आसान होगा। मतदाता सूची बनाने की जिम्मेदारी यारों की होती है। बिहार में 243 यारों ने मिलकर मतदाता शुद्धिकरण का काम किया। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में न आ पाए तो उसके लिए डीएम से अपील की जा सकती है। उन्होंने बताया कि मतदान जो है केंद्र पर मतदाता होने से पहले मॉक पोल होता है। इसमें प्रत्याशियों के सामने ईवीएम के पोलिंग होते हैं और वीवीपैट से इसका मिलान होता है। इसके बाद फॉर्म 17 भरा जाता है। उन्होंने सभी पार्टियों से अपने एजेंट जरूर नामित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि खर्च की लिमिट चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती है। हर जिले में एक खर्च अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर भी हर प्रत्याशी को प्रक्रिया फॉलो करनी होगी। जरा सुनिए क्या कुछ और कहना है उनका। सबसे पहले 17C के बारे में बतलाना चाहूंगा, मॉक पोल और 17C। हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं द्वारा मतदान होने से पहले एक मॉक पोल होता है और मॉक पोल में प्रत्याशियों द्वारा नामित पोलिंग एजेंट्स के समक्ष ईवीएम और वीवीपैट, ईवीएम में पोलिंग की जाती है और वीवीपैट से उसका मिलान किया जाता है। मॉक पोल करना आवश्यक होता है जिससे कि पारदर्शिता का अनुभव हमारे प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स भी कर सकें। इसीलिए आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बिहार के आगामी चुनावों में जो प्रत्याशी खड़े हों वो अपने बूथों पर अपने पोलिंग एजेंट्स जरूर नामित करें। इसी तरीके से जब मतदान पूर्ण हो जाता है तो कानून के अंतर्गत उस समय जो पोलिंग एजेंट्स उपस्थित होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ईवीएम में देखते हैं कि टोटल कितने वोट पड़े और वो फॉर्म 17C में भरने के बाद उन पोलिंग एजेंट्स को देते हैं जो कि वहां उपस्थित होते हैं। तो आपके माध्यम से आगामी प्रत्याशियों को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने पोलिंग एजेंट्स को मतदान शुरू होने से पहले पहुंचे, मॉक पोल अपने आंखों के सामने देखें और उसी तरीके से मतदान पूर्ण होने पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर से अपना फॉर्म 17C लेकर आएं। इस बात का जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि जिन लोगों के पास अपने घर नहीं होते या जिन लोगों को पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज ने कोई घर का नंबर नहीं दिया होता है तो या तो आसपास के घर का नंबर देते हैं और या कई बार 0 लिख देते हैं। इसीलिए इसमें विचलित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब बूथ लेवल ऑफिसर किसी भी व्यक्ति का इन्यूमरेशन फॉर्म लेता है तो उसके ऊपर दावे और आपत्ति जताने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स मौजूद होते हैं। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार एक ऐसा राज्य है
जहां पर 1,60,000 से भी ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स राजनीतिक दलों ने नामित किए। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव के पहले कराए जाने के निर्णय की बात है, तो अगर आप लोक प्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से अगर चलेंगे तो रिवीजन हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग को कराना लॉफुल है और लॉ के अंतर्गत कराना ही होता है। किसी का यह कहना कि रिवीजन चुनाव के बाद होना चाहिए, वो न्याय संगत नहीं। एक और विषय आया कि जब हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर घर जाकर मतगणना के फॉर्म्स की भरवाई की और ड्राफ्ट सूची में जिन लोगों का नाम आया 1 अगस्त 2025 को, और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों को, सभी बूथ लेवल एजेंट्स को 1 अगस्त से लेकर पहले 1 सितंबर तक अपने दावे और आपत्ति, अर्थात अगर किसी का नाम छूट गया है तो बताने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अखबारों में ऐड दिए गए और इसी तरीके से अगर किसी अयोग्य आदमी का नाम अंदर चला गया है तो फॉर्म 7 भरने के बाद उसका नाम कटवाने की अर्जी देने के लिए कहा गया। ये कार्य 1 सितंबर को पूर्ण हुआ। चूंकि शायद और वास्तव में हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने काफी अच्छा काम किया था, तो बहुत अधिक न तो दावे आए न आपत्तियां आईं, और अगर आई भी तो लोगों ने अपना नाम कटवाने के लिए दी, शायद क्योंकि उन्हें तब तक इस बात का काफी अवेयरनेस हो चुकी थी कि आपका वोट सिर्फ एक जगह होना चाहिए, किसी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ही हो सकता है। 1 सितंबर के बाद नॉमिनेशन के लास्ट दिन से 10 दिन पहले तक अभी भी समय मौजूद है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल को ये लगता है कि कोई योग्य मतदाता छूट गया है या किसी अयोग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, तो वो अपने दावे और आपत्ति जारी कर सकता है और उनके द्वारा मिले हुए दावे और आपत्तियां ईआरओ लेवल पर उनका निस्तारण किया जाएगा और नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद चुनाव खत्म होने तक फिर वो सूची फ्रीज हो जाती है। अभी समय बाकी है। जहां तक खर्च की लिमिट की बात है, खर्च की लिमिट के इंस्ट्रक्शंस चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जा चुके हैं। तो जैसा कि हमने उनका बयान सुना, साथ ही साथ जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि बिहार के एक नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि एक ही घर में बहुत सारे वोटर्स हैं, उसको सुधारने के लिए क्या क्या उपाय हैं, जिसके बाद आपको बता दें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते नजर आए कि जब किसी के पास घर नहीं होता या फिर जो है उनको घर कहीं से मिला होता है या फिर जो है पंचायत से उनको कोई जो है जगह लौट की जाती है और ऐसे में आसपास के घर का नंबर दे देते हैं, तो वो 0 लिख देते हैं। 0 तक तो समझ आ जाता है, लेकिन दूसरे के घर में किसी और को जबरन डालकर उसको घर का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है और उन्हें साफ तौर पर इसके शुद्धिकरण को लेकर भी बयान दिया। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। एक और विषय आया कि कितने नाम कटे। जितने भी नाम कटे आप सबको पता है। हर ईआरओ ने जब अपनी विधानसभा की सूची शुद्ध की और उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा और उसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर तक वेरिफिकेशन का पीरियड रहा, पूरे प्रदेश में लगभग पहले 65 लाख और अब 3.66 लाख नाम कटे हैं जो कि अयोग्य मतदाताओं के हैं और ये अयोग्यता ईआरओ के अनुसार चूंकि ऐसे मतदाता अपात्र थे
एलिजिबल नहीं थे, उनके काटे गए। और इनके ऊपर अपील जिला मजिस्ट्रेट के पास अभी भी उपलब्ध है। अगर किसी को भी शिकायत हो तो वो जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है। जहां तक इनकी सूचियों की बात है, आप सबने देखा होगा कि जिला कलेक्टर के स्तर पर हर राजनीतिक पार्टी के जिला अध्यक्षों को वह सूची सबके सामने खुले तौर पर उनके खुद के टेस्टिमोनियल से दे दी गई है और आशा है कि वो लोग जांच करेंगे और अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो वो कंसर्न्ड ईआरओ को बतलाकर उसमें शुद्धिकरण करवाएंगे। जहां तक संख्या की बात है, हर ईआरओ और हर जिलाधिकारी ने सारी संख्याएं जो कटी हैं वो हर पॉलिटिकल पार्टी को दे दी और वो पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी का विषय है कि जिस तरह से हमने ये निवेदन किया है कि आप हर पोलिंग स्टेशन पर अपने पोलिंग एजेंट नामित करें, काउंटिंग के लिए अपने काउंटिंग एजेंट नामित करें, उसी तरीके से जो मतदाता सूची है उसका वो परीक्षण कर लें और कोई भी अगर त्रुटि है तो उसको बताएं। जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है उनके भी हैं, जो एक से कई ज्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था, उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग 75 सालों से पूरी कर्मठता के साथ जो है काम कर रही है। अगर आप मतदाता सूची और मतदान को मिलाकर चुनाव आयोग पर निराधार आरोप लगाएंगे, कहेंगे कि चोरी हो रही है, तो गलत है। जनता सब समझती है अगर किसी व्यक्ति के 2 जगह वोट भी हैं तब भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो सबूत चाहिए, सबूत मांगा है, लेकिन अभी तक जो है सबूत मिला नहीं है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ज्ञानेश कुमार ने एक तरफ विपक्ष को भी लताड़ लगाई, विपक्ष की सच्चाई भी सबके सामने रख दी, दूसरी तरफ इस बात पर भी जोर दिया है कि अभी भी अगर किसी को लगता है कि इस लिस्ट में भी कोई प्रॉब्लम है, किसी विपक्षी पार्टी को अगर ऐसा लगता है, किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा लगता है, तो वो इसे लेकर 10 दिन का भी समय है, इसे लेकर सवाल कर सकते हैं, इसे लेकर शुद्धिकरण इसका करा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो उसे ठीक कराया जा सकता है और इसको जो है जल्द से जल्द किया जाएगा। इसके लिए डीएम के पास भी जाके चीज़ों को ठीक करा सकते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। ज्ञानेश कुमार का अपने बयान सुना है और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।